हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी सीटेट की मैराथन क्लास चल रही है। सीटेट साइंस पेपर 2 में एक बड़ा वेटेज रहता है, जहां पे 30 नंबर की आपकी साइंस पूछी जाती है पेपर 2 में, और 30 नंबर का आपका मैथ पूछा जाएगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी आधार पे बनाए गए हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में ही बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। यहाँ पे हम वो इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं जो कि आपके पीवाईक्यू हैं, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं वो प्रश्न, और साथ ही कुछ संभावित प्रश्न जिनके आने की पूरी संभावना है। और संभावित प्रश्न भी ऐसे बनाए गए हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर कि कौन से टॉपिक से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों से हम संभावित प्रश्नों की क्वेश्चन सीरीज भी लेके आते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पे आपकी कंप्लीट सीटेट की कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी हो रही है। तो ये क्लास आप स्किप मत करिएगा। इस क्लास में आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और साथ ही ये जो एमसीक्यू मैराथन क्लास चल रही है ना, एमसीक्यू क्लासेस की, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आई थिंक 10 से 11 क्लासेस उसमें डाली जा चुकी हैं। तो ये क्लासेस आप एक बार ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। वैसे भी आपके एग्ज़ाम से पहले 30 से 35 क्लासेस उसमें अपलोड कर दी जाएंगी, और आप अगर साइंस की 30 से 35 क्लासेस देख के जाएंगे ना, तो आपका ये जो मैराथन सीरीज चल रही है, इतना भी अगर एक बार आप पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको एडिट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक है, संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा है, कारण है, संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक सही अनुपात में होते हैं। कुल मिला के ये संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जो हम फूड वाला टॉपिक पढ़े थे ना, वहाँ पे हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े थे। 1 घंटे की क्लास है फूड वाला टॉपिक की, जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सारी चीज़ें, खनिज, लवण, पोषक तत्व, सारी चीज़ों को हम वहाँ पे पढ़े हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप वो वाली क्लास जाके ज़रूर देखिएगा। एक क्लास में ही आपका सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक सही अनुपात में होते हैं। देखते हैं ऑप्शन, केवल ए सही है, केवल आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बताइए, संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखता है कि नहीं? तो कथन तो बिल्कुल सही है, जो बैलेंस डाइट होता है वो हमको स्वस्थ रखता है। दूसरा, संतुलित आहार में भोजन के सभी जो घटक हैं वो सही अनुपात में होते हैं, तो कारण भी बिल्कुल सही है। एक तो संतुलित आहार के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, जो संतुलित आहार के बारे में ये जो कारण दिया है ना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि संतुलित आहार में भी किस आयु वर्ग के, यहाँ पे एज लिख देते हैं, आयु वर्ग, किस आयु वर्ग को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा लेने की आवश्यकता होती है बैलेंस डाइट में। तो अगर 10 से 12 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उसको लगभग 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 12 से 14 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको 2200 किलो कैलोरी, ये एक अनुमानित है, लगभग 2200 किलो कैलोरी आपको क्या ऊर्जा लेने की आवश्यकता है, ठीक है। संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। अब आगे 14 से 16 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 2600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। वयस्क है कोई तो वयस्क को कितना एनर्जी की ज़रूरत होती है? वयस्क को 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। और अगर कोई 66 से 75 वर्ष का यानी कोई बुजुर्ग है तो उसको लगभग 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा लेने की आवश्यकता है, संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। तो ये है आयु वर्ग और ये है किलो कैलोरी में संतुलित आहार की मात्रा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन स्वस्थ आहार के लिए सही है? स्वस्थ आहार के लिए कौन सा कथन सही है? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो हम एक एक ऑप्शन करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, खाने के बीच में हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स को खाना स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में विटामिन एवं ऊर्जा देता है। बताइए, क्या स्नैक्स को खाना स्वास्थ्यवर्धक है? मतलब जो स्नैक्स होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, चिप्स कुरकुरे होते हैं, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं? ये हमको विटामिन और ऊर्जा देते हैं?
ठीक है, सोच के बताइए। अगला ऑप्शन है, एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर होना चाहिए। मतलब प्रोटीन वसा तो होना चाहिए अच्छे अमाउंट में, पर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर थोड़ी मात्रा में होना चाहिए क्या? ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा हो गया। दूसरा ऑप्शन था, फल एवं सब्जियां अच्छे चुनाव हैं क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट होती है। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पूछा है स्वस्थ आहार के लिए सही कथन है। तो सबसे पहले ये स्नैक्स वाला काटिए। क्या स्नैक्स खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? तो नहीं होता। सबसे पहले ये पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में आते हैं, फल एवं सब्जियां अच्छे चुनाव है क्योंकि ये इसमें उच्च ऊर्जा होती है। तो सिर्फ और फल और सब्जियां अच्छे चुनाव नहीं होते, फल सब्जियां अच्छे चुनाव होते हैं। ठीक है, पर सिर्फ फल और सब्जियां खाना ही सही नहीं है, इससे हमको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है। ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तथा वसा और थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होना चाहिए। तो क्या ये सही है? सभी चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट है। तो ये बिल्कुल सही है कि आहार में वसा भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, फाइबर भी और जल भी, सब अगर प्रचुर मात्रा में होंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। यह आपका सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कुल मिला के पूछ रहा, जो दांत होते हैं ना आगे से पीछे, कौन कौन से दांत, जैसे पहले क्या पाए जाते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इनके सीक्वेंस पूछा है। तो पहले कृतंक, फिर रदनक, फिर अग्रचर्वाणक, फिर चर्वाणक, रदनक, कृतंक, चर्वाणक, अग्रचर्वाणक, रदनक, कृतंक, अग्रचर्वाणक, चर्वाणक, फिर कृतंक, रदनक, चर्वाणक, अग्रचर्वाणक। कौन सा पहला होगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? इंसीजर, जिसको बोलते हैं कृतंक। क्या आएगा? इंसीजर्स आएंगे। देखिए ऐसे 4 पार्टों में बटा होता है ना, दांत की जो व्यवस्था होती है 4 पार्टों में बटी होती है। इसका फॉर्मूला भी होता है, दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ये डिवाइड करके नहीं होता है, नीचे का भी ऐड करिए, ऊपर का भी ऐड, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होता है, एक साइड के पूरा दांत की संख्या निकल आती है। ठीक है। तो ये एक पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये मसूड़ा है तो हम इधर आधे पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला जबड़ा है तो आधे पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 इंसीजर आ जाते हैं, फिर एक केनाइन आ जाता है, ऐसे इधर भी 2 इंसीजर रहते हैं, फिर एक आता है केनाइन जो चीरने फाड़ने का काम करता है, फिर आते हैं 2 प्रीमोलर, फिर क्या आते हैं? 2 प्रीमोलर आते हैं, फिर लास्ट में आते हैं 3 मोलर्स। ठीक है, जिनको अक्ल डाढ़ भी बोलते हैं, लास्ट में आते हैं 3 मोलर्स। तो ये क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। ये एक होता है केनाइन, ये इंसीजर, ये केनाइन, ये 2 होते हैं प्रीमोलर और ये 3 होते हैं क्या? मोलर। तो ये क्या होती है? दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंसीजर। इंसीजर मतलब क्या होता है? कृदंत, कृदंत, कृतंक। फिर दूसरा क्या आ जाता है? केनाइन, जिसको बोलते हैं रदनक। फिर तीसरा क्या आ जाता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्र चर्वाणक। क्या बोलते हैं? अग्र चर्वाणक। फिर बोलते हैं उसको लास्ट में क्या आ जाएगा? चर्वाणक आ जाएगा। ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे पहले चर्वाणक आएगा, प्रीमोलर्स आएगा, फिर आएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका सीटेट दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ होती हैं, यानी इलास्टिसिटी पाई जाती है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, या धमनियों की भित्ति मोटी होती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो सभी धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ होती हैं, सही है। जो धमनियां होती हैं ना, धमनियों की भित्ति में इलास्टिसिटी पाया जाता है, प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों तक ले जाती हैं। हाँ, तो धमनियों का काम क्या होता है? धमनियों का काम होता है, धमनियां क्या करती हैं? O2 को हार्ट से लेती हैं,
हार्ट से लेती हैं और पूरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गन हैं ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है, तो ये भी सही है। पर सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, क्या ये सही है? तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि ये गलत है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती हैं। अगर ऐसा होता तो पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी जो होती है, कौन सी? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, CO2 वाले ब्लड को ले जाती है। कहाँ तक? फेफड़े तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो सभी धमनियाँ, यहाँ पे सभी अगर नहीं लगा होता, अधिकांश लगा होता, तब ये करेक्ट होता। पर यहाँ पे सभी दिया है, तो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने 2 विद्यार्थियों को 2 परख नली दी जिनमें क्रमशः जल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद उसने दोनों विद्यार्थियों से पूछा कि किस परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है और निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त परख नली का सही पहचान कर सकते हैं। देखिए, एक अध्यापक था, एक टीचर ने 2 स्टूडेंट को 2 परख नली दी। एक परख नली ये है और एक परख नली ये है। एक में क्या भर दिया? एक में जल भर दिया, वाटर भर दिया, और दूसरे में क्या भर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को भर दिया। ठीक है, अब पूछा कि इनमें से कौन से परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, किस क्या प्रयोग द्वारा इसको हम पहचानेंगे? तो बताइए, नीला लिटमस द्वारा, लाल लिटमस द्वारा, सोडियम कार्बोनेट विलयन द्वारा, या तनु HCl द्वारा? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहचानना है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, तो अगर कोई नीला लिटमस उसमें हम डालते हैं तो क्षार ऑलरेडी क्या करता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। तो अगर इसमें नीला लिटमस ही डाला जाएगा तो क्या ये क्षार उसको कोई परिवर्तन दिखाएगा? तो इसमें वो क्या करेगा, क्षार कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा। और जल तो लिटमस में कोई परिवर्तन दिखाता ही नहीं, क्षार का क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। पर क्या, जिसमें जिस परख नली में जल भरा होगा तो जल तो लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, ये लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो इसको अलग ही कर देते हैं। अब आते हैं NaOH पे। ठीक है, तो ये नीला लिटमस ऑलरेडी कर देता है, तो ये नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो इससे तो नहीं पता लगा सकते। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया सोडियम कार्बोनेट विलयन। तो सोडियम कार्बोनेट ये ऑलरेडी ही एक ऐसा है, क्षारीय है। ये कैसा विलयन है? क्षारीय है। और NaOH भी क्षारीय है, तो दोनों क्षारीय होंगे, तो इसको पहचानना क्या है, संभव नहीं होगा। अगला है तनु HCl। तनु HCl क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया तो होगी तनु HCl पर इससे जो पहचान मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगी, इसीलिए इससे भी पहचानना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर आ जाते हैं लाल लिटमस पे। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जिस परख नली में पानी होगा तो ये लाल लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, पर जिस परख नली पे NaOH होगा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो तुरंत क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि इस परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल लिटमस पेपर। अगला प्रश्न है, कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कवक पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हैं, सभी कवक एक कोशिकीय हैं, कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। इसका कूट भी दिया है कि ABC होगा, B और D होगा, BCD होगा, या ACD होगा। बताइए, कवक के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो क्या सभी कवक पौधे होते हैं? नहीं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जो कवक होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं? नहीं, बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो कि बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगला है, कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे फंगस हैं जिनसे कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये है, बी और डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्च संचारी रोगों को निरूपित करता है? सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। डायबिटीज, नियादी बुखार यानी टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा, नियादी बुखार यानी टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या फिर पोलियो। ठीक है, बताइए कौन सा जो समुच्चय, कौन सा ग्रुप है जो कि संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो सबसे पहले समझिए कि संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति में ये क्या होते हैं? फैलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहलाते हैं। अब ये किसी न किसी वाहक के द्वारा फैलते हैं। अब वाहक में क्या आ जाएंगे? मतलब जो फैलाने का काम करता है, इसमें आ जाएंगे या तो मच्छर के द्वारा फैलेंगे, या तो मक्खी के द्वारा फैलेंगे, या तो हवा के द्वारा फैलेंगे, जल के द्वारा फैलेंगे। तो ये किसी न किसी वाहक के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, अब बताइए डायबिटीज़ में आते हैं। इसमें क्या है? डायबिटीज़ और रक्तक्षीणता, इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये क्या संचारी रोग हैं? डायबिटीज़ क्या मच्छर के द्वारा फैलता है, मक्खी के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है कि जल के द्वारा फैलता है? तो ये क्या है? जेनेटिक डिसीज है। ये एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र होता है, पर ये संचारी रोग नहीं है। आगे का ऑप्शन टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता भी क्या है? संचारी रोग नहीं है। रक्तक्षीणता मतलब एनीमिया। तो क्या एनीमिया किसी संचार से फैलता है? मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी द्वारा फैलता है? नहीं, ये खाने पीने की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से होता है। कैसे होता है? पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में भी रक्तक्षीणता आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है टाइफाइड, मलेरिया, रक्तक्षीणता, इसमें भी रक्तक्षीणता आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? ये दूषित पानी से फैलता है, यानी जल के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है? दूषित जल से फैलने वाला रोग है। ठीक है, दूषित जल या फिर दूषित भोजन से ये क्या करता है? फैलता है। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, और ये कैसे फैलता है? ये हमने बता दिया कि गंदा पानी है, गंदा भोजन है, गंदी सब्जियां हैं, संक्रमित व्यक्ति से भी टाइफाइड फैलता है। ठीक है, तो ये कैसा डिसीज हो गया? ये एक प्रकार का संचारी रोग हो गया। दूसरा आ जाते हैं किसमें? स्वाइन फ्लू में। तो स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? दूसरा क्या है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? तो स्वाइन फ्लू हवा के माध्यम से फैलता है। सर्दी, खांसी, जुकाम कैसे फैलते हैं? ये हवा के माध्यम से, खांसने, छींकने से फैलते हैं। और ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अब हवा के माध्यम से फैलता है तो एक व्यक्ति अगर संक्रमित है, उसके सामने अगर दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसके सांसों के द्वारा जो वो बोल रहा है तो जो सांस निकलती है उसके द्वारा फैलेगा। खांसा, छींका तो उसके द्वारा ये व्यक्ति से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? फैल जाता है। तो स्वाइन फ्लू भी क्या है? एक प्रकार का संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तीसरा आ जाते हैं मलेरिया पे। अब मलेरिया कैसे फैलता है? तो मलेरिया सबको पता है। मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया। तो मलेरिया कैसे फैलता है? ये मच्छर के द्वारा फैलता है। अभी हमने पढ़ा मच्छर, मक्खी, जल, इनसे द्वारा जो हवा, इनके द्वारा जो डिसीज फैलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संचारी या फिर कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो ये मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका वाहक कौन होता है? तो इसका परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम। इसका परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगा। चौथा आ गया पोलियो। अब देखिए पोलियो कैसे कम्युनिकेबल डिसीज है? बहुत सारे लोगों को लगता है पोलियो ये ऐसे ही हो जाता है, जेनेटिक हो जाता है या फिर कम्युनिकेशन से नहीं फैलता है। तो ये भी पोलियो रोग भी है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। ये कम्युनिकेबल से फैलता है, यानी ये संचार से फैलता है। अब कैसे? तो ये भी दूषित पानी है, जल के द्वारा फैलता है और भोजन के द्वारा फैलता है। ठीक है, और ये संक्रमित व्यक्ति के स्टूल से भी फैलता है, मल से भी फैलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे फैलता है? मल के द्वारा भी फैलता है।
ठीक है। और इसका वायरस कौन सा होगा, पोलियो का वायरस कौन सा होगा, तो इसके वायरस का नाम भी यही है, क्या है, पोलियो वायरस। क्या नाम है, पोलियो वायरस। तो ये सारे ऑप्शन जो दिए हैं, टाइफाइड है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, पोलियो है, ये सब कैसे हैं, ये एक प्रकार के संचारी रोग हैं, यानी ये कम्युनिकेबल डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, हवा, जल के द्वारा फैल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा क्या है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विषाणु यानी वायरस से द्वारा फैलने वाले कुल मिला के रोगों के बारे में पूछा है। तो क्षय रोग, खसरा, हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग, हैजा, क्षय रोग, हेपेटाइटिस ए, खसरा। यहाँ पे पूछा है वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे यही पढ़ लेते हैं कि कौन से रोग वायरस से फैलते हैं, कौन से रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है टीबी, जिसको बोलते हैं तपेदिक या फिर क्षय रोग बोला जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। तो टीबी, काली खांसी, ये भी बैक्टीरिया से फैलती है। हैजा, हैजा भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से फैलता है। तीसरा क्या आ जाएगा, टिटेनस, टिटेनस भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। क्लैस्ट्रीडियम टिटेनी इसका बैक्टीरिया होता है। कोढ़ भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। न्यूमोनिया, निमोनिया, ये बैक्टीरिया वायरस दोनों से माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीलिया। पीलिया भी कैसा है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। प्लेग, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, सिफिलिस, सिफिलिस, और क्या आ जाएगा, गोनेरिया, गोनेरिया, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है, सिफिलिस, गोनेरिया। तो ये क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब आ जाते हैं वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस, वायरस से होने वाले रोग में आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाला रोग है। छोटा चेचक, छोटा चेचक, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। मम्प्स जो होता है ये भी वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, मम्प्स भी, और खसरा भी, खसरा ये भी वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज, और क्या आ जाएगा, डेंगू, डेंगू के अलावा क्या आ जाएगा, पीत ज्वर, और आ जाएगा एड्स। ये सारे क्या हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, एक और याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, क्या, हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग। प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो क्या हो जाता है, पहला है मलेरिया, मलेरिया, ये प्रोटोजुआ से कौन से, प्लाज्मोडियम की जातियाँ जो होती हैं प्रोटोजुआ की, उससे होने वाला रोग है। और कौन सा आ जाएगा, अतिसार, अतिसार, ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया के अलावा अमीबियता, जिसको अमीबियासिस बोलते हैं, ये भी प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। तो ये हो गए बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये हो गया वायरस से होने वाला रोग, और इधर ये हो जाएंगे कौन से, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। कौन से हो जाएंगे, ये प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। तो बताइए क्षय रोग, क्षय रोग क्या वायरस से होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्षय रोग यानी टीबी, ये बैक्टीरिया से होता है। हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड क्या वायरस से होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कौन सा, हैजा है, क्षय रोग है, क्षय रोग यहाँ पे फिर आ गया, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, और चेचक वायरस से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 किलो द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल, ये यानी ये पूछा है, ये आपका सीटेट 2012 नवंबर में पूछा गया प्रश्न है कि कोई पिंड है, उसका जो वजन है कितना है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, और वो घर्षण रहित, जो जिस पृष्ठ पे, जिस सतह पे वो फिसल रहा है वहाँ पे घर्षण नहीं है,
वहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं कार्य कर रहा। वो पृष्ठ कैसा है? वो पृष्ठ चिकना है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से वो फिसल रहा है। तो इस पिंड को इसी गति से फिसलने के लिए अब और कितना बल लगना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, द्रव्यमान कितना है? 5 kg। वेलोसिटी कितनी है? वेग है 10 मीटर पर सेकंड। और ये वेग कैसा है? नियत है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। सतह कैसा है? तो सतह है चिकना है, घर्षण उसमें नहीं है। सतह में कोई भी घर्षण बल नहीं कार्य कर रहा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु है वो जिस गति से चलती है उसी गति से चलते रहना चाहती है, या फिर अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगे। अब बाह्य बल में घर्षण बल भी आता है। ठीक है, बाह्य बल में घर्षण बल भी आता है। तो अगर कोई वस्तु है, कोई पिंड है, वो 10 मीटर पर सेकेंड नियत चाल से चल रहा है, उसमें कोई बल नहीं लग रहा, घर्षण बल नहीं लग रहा, सतह से कोई भी बल नहीं लग रहा, वो चिकना है, वेग भी नियत है। ठीक है, तो क्या बताइए, उसको चलाने के लिए कोई अलग से बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो कोई बल लगाने की, वेग उसी गति से चलाने के लिए अगर गति बढ़ानी होती या घटानी होती तब अलग बात थी, पर उसी गति से चलाने के लिए इसको कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे आवश्यक बल क्या हो जाएगा? आवश्यक बल हो जाएगा 0 न्यूटन। अगला प्रश्न है, कोई बस अपनी पहली यात्रा 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलता है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल पूछा है। 52.5 किलोमीटर पर घंटा, 55 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर 57.5 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? औसत चाल यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पहली दूरी का समय। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? एक मिनट। T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी चली थी? 10 किलोमीटर। और कितने टाइम में चली थी? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी औसत चाल क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो समय निकल के क्या आ जाएगा? समय निकल के आ जाएगा 0.25 क्या आ जाएगा? आवर आ जाएगा। ठीक है, अब हम T2 निकालते हैं, दूसरी दूरी का समय निकालते हैं। तो दूसरी दूरी में कितना दूरी चला था? 45 किलोमीटर का चला था। और कितने चाल से चला था? तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला था। तो दूसरे का समय क्या निकल के आ जाएगा? 0.75। जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 आवर निकल के आ जाएगा। अब कुल मिला के कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर। ठीक है, अब कुल समय कितना है? तो कुल समय अभी हमने निकाला, एक क्या निकाला? 0.25 आवर, और प्लस दूसरा क्या निकाला? 0.75 आवर। यानी कुल मिला के कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। टोटल टाइम कितना निकल के आ गया? 1 घंटा आ गया। तो अब बताइए, औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर हो जाएगा, कुल दूरी कितना है? 55 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की सतह की ओर गिरता है तो क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसकी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर कोई पिंड है तो पहले वो स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर, मतलब पृथ्वी की सतह की ओर गिरता है। तो जब वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से पहले शुरुआत में वो कैसा रहा होगा? रेस्ट में रहा होगा। तो जब वो रेस्ट में रहा होगा तब उसमें क्या रही, कौन सी ऊर्जा रही होगी? तब उसमें स्थितिज ऊर्जा रही होगी। ठीक है, तब उसमें कौन सी ऊर्जा संचित थी? स्थितिज ऊर्जा संचित थी। लेकिन जब वो गिरना स्टार्ट किया, स्वतंत्रता पूर्वक गिरना स्टार्ट किया, तब उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है।
ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमको ये तो पता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, बस वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे पहले वस्तु में कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन वह चलने लग गया तब उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो यही जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, यही किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा से संबंधित निम्न कथन है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना है तब गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यदि वस्तु का वेग या रेखीय संवेग दोगुना है तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। 2 स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करके देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये वेग के स्क्वायर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। तो अब बताइए, अगर इसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, एम से क्या कर दिया जाए, 2m कर दिया जाए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दोगुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब इसको जितना बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, उतना ही बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं वेग पे। तो जब काइनेटिक एनर्जी का वेग को दोगुना करेंगे, मान लेते हैं पहले वेग क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका वेग कितना था, 4 था। अब वेग को दोगुना कर दिए, पहले 2 था, अब क्या कर दिए, 4 कर दिए, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई, 16 हो गई। तो देखिए पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 16 हो गई। तो कितने गुना हो गई, 4 गुना। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही दिया है कि अगर वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है, यदि वस्तु का वेग या फिर रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ये भी सही है। कितने गुना हो गई थी, 4 गुना हो गई थी। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो यहाँ पे केवल ए, केवल बी, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा यानी जब बादल गरजते हैं उस दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। ये आपका सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तार वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए, या ज़मीन पे उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, या छोटे पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़मीन पे उकड़ू तो बैठना चाहिए। जब भी बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है तो उस टाइम पे ज़मीन पे उकड़ू बैठना क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। हम क्या रहते हैं, अपनी एरिया को घटाते हैं। ठीक है। मोबाइल तार रहित यानी अपेक्षाकृत क्या होता है, सुरक्षित होता है तार वाले फ़ोन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना चाहिए, तो हाँ पेड़ों के लिए वैसे पेड़ों के नीचे शरण लेना क्या है, खतरनाक हो जाता है। पर सब यहाँ पे अगर सीटेट जनवरी 2022 की बात करें तो उन्होंने आंसर क्या माना है कि तार वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वैसे पेड़ों के नीचे भी अगर शरण लेते हैं तो वो भी खतरनाक माना जाता है, फिर भी छोटे पेड़ों के नीचे शरण ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर गलत स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा कि तार वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी कार्यनीति शामिल होनी चाहिए। ठीक है। उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर से जंतुओं यानी अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि वे शाकाहारियों के पर सीधे निर्भर रहते हैं। वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, शाकाहारियों का बचाव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कैसे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व
उर्वरक में फसलों के लिए कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक में फसलों के लिए कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, फॉस्फोरस उपलब्ध होता है और पोटेशियम उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन युगल हैं? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। कौन सा ऐसा युगल है जो कि प्राकृतिक संसाधन है जो कि आगे चल के समाप्त हो जाएगा? तो आंसर क्या है? खनिज तथा वन्यजीव। आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तथा वन्यजीव। तो ये रहे कुछ आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे PYQ हैं कि जो कि बार बार रिपीट होके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट जाता है कि हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उसकी थ्योरी क्लासेस भी आपको साथ ही साथ करवाते चल जाऊँगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।